गुड गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग झारखंड में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने झारखंड के फॉरेस्ट और वहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में चर्चा की थी और उसमें मैंने बताया था किस तरह के फॉरेस्ट झारखंड में पाए जाते हैं, क्लाइमेट का, वर्षा का, उसके क्या प्रभाव है उस अलग अलग तरह के वनों के पाए जाने में। इसकी चर्चा हमने की थी। फिर हमने वाइल्ड लाइफ की चर्चा। अब हम झारखंड स्पेशल के अगली क्लास में यानी इस क्लास में खनिजों के बारे में चर्चा करें। हम जानते हैं झारखंड जो है मिनरल्स यानी खनिज संसाधन की दृष्टि में देश का सबसे समृद्ध राज्य है। हाँ, यहाँ अनेक तरह के खनिज निक्षेप पाया जाता है। ठीक है। यानी यहाँ अनेक तरह के खनिज या मिनरल्स पाए जाते हैं। इस क्लास में हम इन्हीं झारखंड में पाए जाने वाले मिनरल्स की चर्चा करेंगे। और यहाँ क्योंकि झारखंड खनिज के मामले में अति समृद्ध है, इसलिए इसको भारत का रूर कहा जाता है। इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। यूरोप का एक स्थान है रूर, जो खनिज के मामले में अति तरीके से संपन्न है। उसी से इसकी तुलना की जा रही है। ठीक है। तो झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खनिज संसाधन के दृष्टि में झारखंड भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। आइए अब जानते हैं खनिज के बारे में। खनिज बेसिकली विशिष्ट प्राकृतिक दशाओं में निर्मित ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में या प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है। एक रूप में नहीं, अनेक रूप में पाया जाता है, जिसकी चर्चा भी करेंगे। भौतिक या रासायनिक गुणों के आधार पर खनिज को अलग अलग कैटेगरी या विभिन्न कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। जैसे कि एक है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक और दूसरा है अधात्विक खनिज। ठीक है। ये दोनों खनिज के रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण है, या ये भी कह सकते हैं कि लौह या अलौह खनिज, यानी जिसमें लोहे की मात्रा हो और या जिसमें लोहे की मात्रा ना हो। ठीक है। किसी भी क्षेत्र के खनिजों की उपलब्धता या और उसका दोहन अगर बेहतर ढंग से हो तो वह क्षेत्र अति संपन्न हो जाता है, क्योंकि खनिजों से बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे धीरे धीरे करेंगे। इससे आपको बात का अंदाजा हो जाएगा। तो अगर बड़ी मात्रा में खनिज उपलब्ध है और उसका दोहन करने वाली जो टेक्नोलॉजी है, क्षमता है, वो बेहतर है, तो वो क्षेत्र संपन्न जरूर होगा। लेकिन झारखंड में आप देखें तो गरीब स्टेट्स में से एक माना जाता है, जबकि खनिज यहाँ बड़ी मात्रा में पाए। तो इसके अलग अलग पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर ये दो चीज़ें, खनिज बड़ी मात्रा में हो और उसका दोहन करने की जो क्षमता है, इससे जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है, जो दक्षता है, अगर उच्च स्तर की, वो क्षेत्र की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था काफ़ी बेहतर होगी। ठीक है। एक अंदाज़ा यह है कि लगभग भारत का 40% मिनरल या खनिज झारखंड में पाए जाते हैं। कहाँ? झारखंड में पाए जाते हैं। यानी भारत का लगभग 40% खनिज झारखंड में पाए जाते हैं। सोचिए, 28 राज्य हैं और भी केंद्र शासित राज्य हैं, लेकिन उसका 40% केवल और केवल झारखंड में पाया जाता है। यानी यह काफ़ी उच्च स्तर पर संपन्न खनिज के मामले में राज्य है। ये बात आप लोग को पता चल गई। अब इसीलिए इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। ये चूँकि बहुत बेसिक है, इस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि भाई कितना परसेंट लगभग माना जाता है कि पाया जाता है झारखंड में, तो 40% पाया जाता है। ठीक है। ये जो खनिज है, यह खनिज जो है झारखंड की चट्टानों में पाए जाते हैं। अगर हम झारखंड में चट्टानों को देखें या रॉक्स को देखें, तो इन रॉक्स में
मिनरल पाए जाते हैं और यह रॉक्स लगभग 3 तरह के रॉक्स झारखंड में पाए जाते हैं। एक है आर्कियन क्रम के चट्टान, आर्कियन क्रम के चट्टान, दूसरा है धारवाड़ क्रम के चट्टान, और तीसरा है गोंडवाना क्रम के चट्टान। ठीक है, इन्हीं 3 प्रमुख चट्टानों में हमें बड़े स्तर पे यह धात्विक और अधात्विक खनिज, ठीक है। अगर हम पहले हम इन लोगों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन हम ज्योग्राफी के क्लास के लिए क्यों छोड़ें, हम यहीं जब झारखंड स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हम यहीं पे इन चट्टानों के बारे में पढ़ लें, ताकि हमें फिर से दोबारा कहीं जाके देखना ना पड़े, यही सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्कियन क्रम की अगर चट्टान को देखें, ये चट्टान जो है इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान को देखें तो यह 1 नंबर जो चट्टान है आर्कियन क्रम की, यह मूल चट्टान है। मूल चट्टान से क्या मतलब है? मूल चट्टान से मतलब है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, सबसे पहला जो चट्टान बना वह आर्कियन समूह या आर्कियन क्रम का चट्टान ही था। यानी जब पृथ्वी ठंडी हुई तब इसका निर्माण हुआ। ठीक है, इसीलिए इसे मूल चट्टान कहा जाता है। जब पृथ्वी, हम जानते हैं कि पृथ्वी पहले गर्म थी, फिर उसके बाद ठंडी होने लगी। जब पृथ्वी ठंडी हुई, इसके बाद जो चट्टान बना इस पृथ्वी पे, वो आर्कियन क्रम का ही चट्टान था। या पृथ्वी के धरातल का, यानी मूल चट्टान है तो पृथ्वी के धरातल का प्राथमिक चट्टान है। जितने भी चट्टान पाए जाते हैं उसमें प्राइमरी लेवल का या प्राथमिक स्तर का जो चट्टान है वह यही है। अब प्राथमिक है तो यानी यह प्राचीनतम भी है, यानी सबसे पहला जब यही बना था चट्टान। अगर हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने आर्कियन देखा, धारवाड़ देखा, गोंडवाना देखा, इसमें सबसे पहला जो चट्टान पृथ्वी के ठंडे होने के साथ बना वो आर्कियन चट्टान। ठीक है, यानी यह धरातल का पहला और सबसे प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन चट्टान। ठीक है, और यह प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 क्षेत्र में 2/3 लगभग 2/3 क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ अगर झारखंड में देखें, झारखंड में, चूंकि हम झारखंड स्पेशल पढ़े तो केवल झारखंड को ही ध्यान दें, तो यह छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ आर्कियन चट्टान ही पाया जाता है। इसके अलावा यह अगर भारत में देखें तो उड़ीसा में भी पाया जाता है, मेघालय में भी पाया जाता है, एमपी में भी पाया जाता है, लेकिन झारखंड में या छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, लेकिन झारखंड में प्रमुख रूप से यह छोटा नागपुर के पठार इसका पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आर्कियन चट्टान को देखें तो हम क्या पाते हैं कि जो आर्कियन चट्टान है वो सबसे प्राइमरी चट्टान है और सबसे प्राचीनतम चट्टान है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है धारवाड़ का चट्टान। धारवाड़ का जो चट्टान है उसके बारे में भी, दूसरा था धारवाड़ का चट्टान। यह धारवाड़ का जो चट्टान है यह प्रथम अवसादी चट्टान का, अवसादी चट्टान का उदाहरण है या पहला अवसादी चट्टान है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ? जब आर्कियन क्रम की चट्टानें वर्षा से या हवाओं से या तेज धूप से टूटे फूटे, तो इन्हीं चट्टानों के एक जगह एकत्रित होने से जो अवसाद थे, उसके जो मालवा था, जो डेब्रिस था, वो एक जमा हुआ और वही रूपांतरित होके क्या है, धारवाड़ तरह की चट्टानें बन गई। तो यह पहला अवसादी चट्टान था, यानी धारवाड़ जो है यह पहला अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से
हम धारवाड़ के बारे में जान पाए कि यह पहला ये किससे बना है, आर्किन चट्टानों के टूटने फूटने से बना है, और यह उसके अवसादों के एक जगह जमा होकर रूपांतरित होने से यह धारवाड़ क्रम का चट्टान बना है। और इसका नाम जो है, कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है धारवाड़ जिला, यहाँ यह प्रमुखता से पाया जाता है, बड़े स्तर पे ये वहाँ पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान रखा गया है। और एक इसकी खास बात है, यह खनिजों का जीवन रेखा कहा जाता है, खनिजों का या मिनरल्स का जीवन रेखा कहा जाता है। यह जीवन रेखा क्यों कहा जाता है ये जान लीजिए, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में खनिज मिलते हैं। ठीक है, सार्वधिक धात्विक खनिज, सार्वधिक धात्विक खनिज इसी चट्टान में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज इसी चट्टान में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, खनिजों का या खनिजों की जीवन रेखा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमने अभी एक चीज़ बताया कि चूँकि ये आर्कियन चट्टानों के टूटने फूटने और उसके अवसादों के एक जगह जमा होकर केंद्रीय चट्टान के रूप में परिवर्तित होने के बाद यह धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती है। तो यह झारखंड में जहाँ आर्किन क्रम की चट्टानें हैं, यानी दक्षिणी छोटानागपुर का जो इलाका है या छोटानागपुर का जो इलाका है, वहीं पे ये भी चट्टान पाई जाती है। और ख़ास तौर से ये दक्षिणी छोटानागपुर का जो इलाका है, वहाँ पे ये चट्टानें झारखंड में पाई जाती है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि कर्नाटक का धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश का कृष्णा नदी घाटी, या बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का, या उड़ीसा का उत्तरी पाट, या मेघालय का पठार, ये सब धारवाड़ क्रम के चट्टान से ही निर्मित। और इसमें एक खास बात ये है कि जैसे आर्किन चट्टान के बारे में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, यानी फोसाइल नहीं पाया जाता, और धारवाड़ क्रम में भी जीवाश्म जो है वो नहीं पाया जाता, जीवाश्म या फोसाइल नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ तब पृथ्वी पर जीवन का निर्माण नहीं, यानी इसीलिए ये जब बने के बीच में हम जीवाश्म नहीं पा। ठीक है, इसीलिए यह केवल धात्विक चट्टान, धात्विक खनिजों के लिए ही यह प्रमुख है, फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसमें बड़े स्तर पे, जैसे मैंने बताया कि धात्विक खनिज बड़े स्तर पे पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, लोहा, तांबा, सीसा, कोबाल्ट, मैग्नीज, ठीक है, सोना, मैग्नीज, सोना, ये सारी, निकल, ये सारी बड़े धातु जो है, जो आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। ठीक है, अब अगला हमने देखिए आर्किन क्रम की चट्टान देख लिए, धारवाड़ क्रम की चट्टान देख लिए। अब हम गोंडवाना क्रम की चट्टान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि दो चट्टानें तो हमने देख लिया, जो बेसिकली धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो बड़े स्तर पे धातु वहाँ पाया जा रहा है। दूसरा जो आर्किन क्रम की चट्टान है वो प्राइमरी चट्टान है। ठीक है, अब जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, गोंडवाना क्रम की चट्टान है, यह तीसरी चट्टान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो बेसिकली यह चट्टान भी जो है, गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है, पहले तो हम यह जान लें कि इसमें बलुआ पत्थर, सेल, क्ले, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर, क्ले यानी और सेल, इस तरह की चीज़ें पाई जाती है। ठीक है,
एक चीज़ और है, ये भी परतदार चट्टान है। जैसे कि धारवाड़ क्रम की चट्टान जो थी, वैसे ही ये भी परतदार चट्टान है, यानी इसमें बहुत सारे लेयर आपको मिले। ठीक है, और यह कोयले के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है। लगभग भारत का 98% कोयला जो है इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, ठीक है, इसके साथ साथ लोहा, तांबा, यूरेनियम जैसे खनिज भी मिलते हैं। लोहा, तांबा, यूरेनियम जैसे खनिज भी इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो हम जान गए कि इसमें बेसिकली क्या मिलता है, बलुआ पत्थर, क्ले, तेल आदि इसमें। ठीक है, दूसरा यह परतदार चट्टान है। तीसरा, इसमें कोयले बड़ी स्तर पे मिलते हैं, यानी भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों में, के साथ साथ लोहा, तांबा, यूरेनियम आदि खनिज भी मिलते हैं। ठीक है, और इसको देखें तो झारखंड में इस तरह की चट्टानें तो मिलती ही मिलती हैं। फिर जैसे कि दामोदर घाटी क्षेत्र में इस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। फिर गोदावरी में, बेनगंगा, महानदी जैसे घाटियों में इस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। यूपी में देखें तो सोनभद्र में इस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो सोनभद्र में भी हम जानते हैं कि वहाँ भी कोयला बड़े स्तर पर होता है। ठीक है, जब हम कोयले के बारे में झारखंड में कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है, और जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो उन क्षेत्रों की भी चर्चा करेंगे जहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इस तरीके से हम क्या देखें कि जो चट्टान है, 3 तरह के चट्टान हमें झारखंड में देखने को मिल रहा है, और यह तीनों तरह के चट्टान हैं उसके बारे में हमने देख भी लिया कि 3 तरह के जो चट्टान हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, यह देखते हैं कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज ये सब क्या है। अगर हमने खनिज को 2 पार्ट में बांटा है, तो पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, अगर खनिजों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि अगर पहला है खनिजों के वर्गीकरण के रूप में या मिनरल के वर्गीकरण के रूप में, एक है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया भी है। धात्विक खनिज को पहले देख लेते हैं, फिर अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जो है यह बेसिकली 2 पार्ट में इसको बांटा जाता है। एक है धात्विक खनिज में लौह खनिज, और दूसरा है अलौह खनिज यानी नॉन आयरन लौह खनिज। ठीक है, यह 2 पार्ट में इसको बांटते हैं। पहले हम धात्विक खनिज को पूरी तरह देख लेते हैं, फिर हम अधात्विक खनिज की भी चर्चा करेंगे। अगर धात्विक खनिज में तो देखें तो खनिजों में जो उपस्थित धातु होता है, ठीक है, वो यहाँ प्रमुख रूप से धात्विक खनिज में पाया जाता है। ठीक है, और इस धात्विक खनिज में का जो टाइप है वो देखें तो यह काफ़ी कठोर पदार्थ से बना होता है। ऊष्मा एवं विद्युत का यह सुचालक होता है। एक तो कठोर पदार्थ से बना होता है, दूसरा ऊष्मा व विद्युत यानी हीट और लाइट का सुचालक होता है। गुड कंडक्टर होता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दूसरा यह कठोर धातु से बना होता है। तो हम इस तरह से इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब आइए इसमें जब धात्विक खनिज देखते हैं तो उसमें हम 2 तरह के बात कर रहे थे, एक लौह का, एक अलौह खनिज का। ठीक है, तो लौह खनिज पे जब हम जाएंगे तो हम क्या देखते हैं, लौह खनिज में लोहे की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये धात्विक खनिज में क्या देखे थे, लौह खनिज। इसको धात्विक खनिज को 2 पार्ट में बांटे थे। ठीक है, जिसमें आयरन मिनरल था और नॉन आयरन मिनरल था।
इसमें अब हम लौह खनिज के बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं कि लौह खनिज में जो लोहे की मात्रा होती है, आयरन की जो मात्रा होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। और अगर इसका उदाहरण देखें कि जिसमें लोहे की मात्रा, वैसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा सब ज़्यादा होती है, तो उसमें एक तो पहला लोहा ही आ जाता है। ठीक है। दूसरा आ जाता है मैग्नीज। ठीक है। लोहा आ जाता है, मैग्नीज आ जाता है, क्रोमाइट, निकेल जैसे धातु आ जाते हैं। ठीक है। लौह अयस्क में अगर लौह खनिज में ये सारे चीज़ें आ जाती हैं। अब हम बारी बारी से इन लौह अयस्क से जुड़ी हुई चीज़ों को, और दूसरा है अलौह अयस्क। और लौह अयस्क ये क्या है कि इसमें लौह की मात्रा नहीं होती है, यानी लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो अब हम लौह खनिज को बारी बारी से देखते हैं, वहाँ कौन कौन से लौह खनिज है और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है, और किस तरह के उद्योगों में का प्रयोग होता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोहे को देखें तो लोहे के कई अयस्क होते हैं, कई और होते हैं जिससे लोहा को निक्षेपित करके या निष्कर्षित करके निकाला जाता है। तो अगर लोहे को देखें तो लोहा के अयस्क की पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अयस्क पे सवाल पूछे जा सकते हैं कि लोहे के कौन कौन से अयस्क होते हैं। तो लोहे का अयस्क होता है, वो होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है। लिमोनाइट, सीडेराइट। ठीक है। ये लोहे के अयस्क हैं जिससे लोहा निकाला जाता है। ठीक है। इसमें जो हेमेटाइट है, या हेमेटाइट लोहे में लगभग लोहा 64% के आसपास है, यानी, और यह झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। झारखंड में प्रचुर मात्रा में यह हेमेटाइट पाया जाता है। हेमेटाइट में लगभग 64% लोहा होता है, लोहे का प्रतिशत होता है, भाग होता है, और यह झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि लौह अयस्कों का लगभग 99% हेमेटाइट से ही इंडिया में निकाला जाता पाया जाता है। देश भर में लौह अयस्क का उत्पादन में अगर हम देखें तो झारखंड का 5वां स्थान उत्पादन में है। झारखंड का उत्पादन में, हम झारखंड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड स्पेशल पढ़ा रहे हैं, तो झारखंड पे जो सवाल पूछा जाएगा वो ऐसे ही पूछा जाएगा। देश भर में लौह अयस्क का जो उत्पादन है वह राज्य में 5वां ऐसा राज्य है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। और अगर हम यह देखें कि राज्य के कौन कौन से हिस्से में इस लोहे का उत्पादन होता है, तो खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट फेमस है वो है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि में बहुत सारे लोहे की खान हैं जहाँ से का उत्पादन, जैसे कि नोवा मुंडी, गुरुम हिसानी, नोवा मुंडी, गुरुम हिसानी, ये सब नाम आप लोग को याद रखना है। और एक बार में ये सारे नाम याद होते नहीं हैं, तो आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा करके रोज़ रिवीजन करिएगा, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि एक नहीं कई सारे हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे किस किस क्षेत्र में यह पाया जाता है। इसीलिए मैंने चट्टानों का उदाहरण जानबूझ के आपको दे दिया, ताकि उन चट्टानों के जिस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं उस एरिया में ये मिनरल्स भी ज़्यादा पाए जाते हैं, उसी हिसाब से हम इसको देखेंगे। ठीक है। तो फिर
नोआ मुंडी, गुरु हिसानी, फिर चिड़िया, किरु चिड़िया, किरुबुरु, ठीक है, बुरु, ये सब पश्चिमी भूमि के क्षेत्र हैं जहाँ ये बड़ी मात्रा में की खाने लौ अयस्क की खाने पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें और भी है, जैसे गुआ है, जामदा है, ये सब भी लिखते जाइए क्योंकि कहीं पूछ दे तो। और लोहा चूँकि फेमस और है इसलिए इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको बादाम पहाड़ है, बादाम पहाड़ है, ठीक है। इस तरह से बहुत नोटू, एक और लिख लीजिए, नोटू गुरु है। ये सारे अलग अलग खान वाले जगह है जो पश्चिमी सी भूमि में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो लौ अयस्क है, लौ अयस्क के हमने 4 प्रकार देखे, जिसमें हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोटाइट है, सिडराइट है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम इसमें देखें हेमेटाइट में तो ये 64% हेमेटाइट में 64% लोहा पाया जाता है और यह झारखंड में प्रचुर मात्रा में। तो इससे जो प्रश्न बन सकता है या सीधे सीधे ये बन सकता है कि सबसे ज़्यादा लोहे का कौन सा अयस्क झारखंड में पाया जाता है, तो यह है। ठीक है, और ये पूछ सकता है कि ये चारों में से कौन, जैसे एक ही ये पूछ दे सिडराइट किस अयस्क का किस धातु का अयस्क है, तो सिडराइट को आपको याद रखना है, ये चारों याद रखना है। फिर तीसरा सवाल इस पर यह बन सकता है कि झारखंड जो है लोहे के उत्पादन में पूरे राज्यों में कौन सा स्थान रखता है, तो इस पर ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं। या अगर बहुत डेप्थ में गया, चूँकि झारखंड स्पेशल है, जीपीएससी में पूछा जा रहा है, तो ये साइट्स आपको याद रखने हैं। पश्चिमी सिंह भूमि में ये लोहे के अयस्क के जो खाने हैं वो यहाँ पाई जाती है। नोआ मुंडी, गुरु महिसानी, चिड़िया, किरुबुरु, नाटुबुरु, गुआ, जामदा, बादाम पहाड़, ये सारे खानों के नाम आपको याद रखना। ठीक है, दूसरा है मैग्नीज। मैग्नीज को अगर हम देखें तो इसके भी सबसे पहले देखिए, कुछ भी देखेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसके अयस्क कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि अयस्क से ही सवाल पूछे जाते हैं। मैग्नीज है, मैग्नीज जो है यह भी लौह समूह का ही खनिज है, यानी जिसमें लोहे की मात्रा बड़े स्तर पे पाई जाती है। ठीक है, इसके जो अयस्क हैं या ओर हैं, वो ओर कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। जैसे पारालूसाइट, पारालूसाइट। दूसरा है साइलोमैनिंग, और एक और लिख लीजिए, तीसरा है ब्रोनाइट। यह 3 खनिज है। इस पे सवाल जैसे मैंने पिछले बताया कि ये सीधे पूछ देगा साइलोमैनिन जो है किस धातु का अयस्क है, तो आपको याद रखना है कि यह मैग्नीज का अयस्क है। ठीक है, यह जो धातु है यह में लोहे की मात्रा पाई जाती है बड़े स्तर पे। ठीक है, इस धातु का जो प्रयोग है वो इस्पात के निर्माण में, इस्पात निर्माण में, ठीक है, इस्पात निर्माण में, शीशा गलाने में, या युद्ध की सामग्री बनाने में, किया जाता है। ठीक है, या और भी देखें तो जैसे विद्युत वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, विद्युत उद्योग और रासायनिक उद्योग में, इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो मैग्नीज है वो लौह समूह का खनिज है। ये पहला है, मुख्य बात है जो इसको याद रखना है। दूसरा, इसके जो ओर हैं, अयस्क हैं, उसमें पारालूसाइट है। ठीक है,
साइलोमैलिन है, बोरोनाइट है, ये इसके मुख्य अयस्क है जिससे मैग्नीज का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ हमने क्या देखा, यह किस किस तरह के उद्योगों में काम आता है, तो इस्पात उद्योग में, शीशा गलाने में, युद्ध के सामान बनाने में, या विद्युत या रासायनिक जो इंडस्ट्रीज है उसमें इसका प्रयोग बड़े स्तर पे किया जाता है। ठीक है, साथ ही यह जैसे कांच बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, कांच का अगर रंग उड़ाना है तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, उर्वरक बनाने में या फर्टिलाइजर बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बैटरी में भी इसका प्रयोग होता है, तो ये भी देख लीजिए कैसे हम मैंगनीज का प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में, अपने डेली लाइफ की चीज़ों में करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इसमें मैंगनीज जैसा खनिज भी प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम देख के समझ सकते हैं कि मैंगनीज कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह बहुत तरह के इम्पोर्टेंट उद्योगों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। उर्वरक में उद्योग प्रयोग किया जा रहा है, बैटरी में प्रयोग किया जा रहा है, जो कि हम बैटरी देखें तो हर चीज़ में बैटरी है। अगर हम मोबाइल आज यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी है, उसमें भी अगर इसका प्रयोग हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़े स्तर पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख पा रहे हैं कि कैसे यह जो लोहे वाले खनिज हैं वो हैं। फिर अगला है क्रोमाइट। ठीक है, अगला है क्रोमाइट। क्रोमाइट भी एक लौह खनिज है। ठीक है, और यह बेसिकली इसको देखें तो इसके जो ओर हैं या अयस्क हैं, ओर या अयस्क हैं, वो क्या क्या है, एक है ड्यूनाइट, दूसरा है सर्पेंटाइन। दूसरा है सर्पेंटाइन, ये इसके अयस्क हैं जिससे क्रोमाइट निकाला जाता है। ठीक है, तीसरा ये भी लिख लीजिए, पेरिडोटाइट। ठीक है, ये तीन इसके अयस्क हैं जिससे क्रोमाइट को निकाला जाता है। ठीक है, और एक चीज ये भी जान लीजिए कि यह उड़ीसा के बाद, उड़ीसा एक नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे झारखंड आता है, जहाँ सबसे ज़्यादा क्रोमाइट का उत्पादन होता है। अगर विश्व में देखें तो भारत जो है, विश्व में भारत दूसरे नंबर पे आता है जहाँ क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो। ठीक है, एक चीज़ ये इस पे जो सवाल बन सकते हैं, या तो इसके ओर पे बन सकते हैं, या ये बन सकते हैं कि पूरे भारत में क्रोमाइट का उत्पादन झारखंड में कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे। ठीक है, और तीसरा भारत के स्तर पर अगर पूछ दिया तो ऐसे। ठीक है, मेन जो एरिया है जहाँ क्रोमाइट पाया जाता है झारखंड में, वो बेसिकली सी भूमि का एरिया है। सी भूमि में क्रोमाइट जो है बड़े स्तर पे पाया जाता है। इसमें चाईबासा है, ठीक है, सरायकेला है, जहाँ यह क्रोमाइट जो है बड़े स्तर पे पाया जाता है। इसके अलावा ये अनुमान लगाया गया है कि हजारीबाग का क्षेत्र या धनबाद के क्षेत्र में भी, धनबाद या हजारीबाग के क्षेत्र में भी इसके पाए जाने का अनुमान लगाया गया है। तो ये जो लॉस वाले धातु हैं में हम इसको देख सकते हैं। जो मेन धातु थे वो क्रोमाइट था, मैग्नीज था और लौ खुद था। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं उन धातु पे जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, यानी वैसे धातु जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, जो अलौह धातु है, की चर्चा करते हैं। तो अलौह धातु में
क्या क्या देख रहे हैं? सोना, चांदी। हमने क्या बताया था कि धारवाड़ धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें यह बड़े मात्रा में पाए जाते थे। तांबा, ठीक है, टीन, सीसा, बक्साइट। बक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है। टीन, सीसा आदि ये सब अलौह चट्टानें हैं, यानी इसमें लौह अयस्क लोहा जैसी चीज़ें नहीं पाई जाती। ठीक है, तो अब हम इसको बारी बारी से देख लेते हैं कौन कौन, जैसे चर्चा हमने किया है। मैं सबसे पहले हम सोना को देख लेते हैं। सोना बेसिकली में देखिए, इसमें सीधे सीधे सवाल जो है ना वो सीधे आपको फैक्ट पूछे जाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी बता दे रहा हूँ, लेकिन सीधे इस पर फैक्ट ही पूछा जाएगा कि सोने के कौन कौन से, सोने के पाए जाने के क्षेत्र कौन कौन से हैं, सीधे सीधे ये पूछा जाएगा। या किस तरह के चट्टानों में यह सोना पाया जाता है झारखंड में, तो ऐसे भी पूछा जाता है। देखिए, सोना बेसिकली झारखंड में तो चट्टानों में भी पाया जाता है और नदियों में भी पाया जाता है। ठीक है, चट्टानों में भी पाया जाता है और नदियों में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम चट्टानों की बात करें तो आग्नेय और क्यांत्रित प्रकार के जो चट्टान हैं, आग्नेय और क्यांत्रित प्रकार के जो चट्टान हैं, इन चट्टानों में सोना पाया जाता है। या नदियों के जो बालू हैं उन बालू में भी सोना पाया जाता है। हाँ, एक चीज़ और आप लोग को बताना था, मेरे YouTube वाले जो चैनल है हमारा, उसमें मैंने चट्टानों पे, अगर वीडियो के लिस्ट में जाएं तो चट्टानों पे मैंने एक नहीं दो 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो बनाया, जिसमें मैंने आग्नेय, अवसादी, क्यांत्रित चट्टान, खनिज तत्व, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल से बताया। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये सारे कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप चाहें तो वो 20-20 मिनट के 2 वीडियो हैं छोटे छोटे, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। उसको देखने के बाद अगर इस क्लास को देखते हैं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या आप इस क्लास के बाद भी उसको देख सकते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप वहाँ से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अब जो सोना है मैंने बताया कि नदी के जो बालू है, बालू के मिट्टी में भी पाया जाता है और चट्टानों में भी पाया जाता है। आग्नेय और क्यांत्रित दोनों तरह के चट्टानों में यह सोना पाया जाता है। ठीक है, अगर हम राज्य में देखें झारखंड में तो ये दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, अगर जो मेन क्षेत्र देखें जहाँ सोना पाया जाता है, तो एक तो रांची का क्षेत्र है, जो रांची का पिठोरिया है, वहाँ स्थानीय लोगों द्वारा सोना पाने की संभावना प्रकट की गई है। रांची में, रांची का जो कौन सा क्षेत्र है? पिठोरिया। रांची का जो पिठोरिया क्षेत्र है वहाँ यह सोना बड़े स्तर पे पाया जाता है। या अगर हम ये देखें तो सी भूमि का जो इलाका है वहाँ भी सोना पाए जाने का अनुमान लगाया गया है। सी भूमि के इलाके में भी सोना पाए जाने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अगर नदियों की बात करें तो हम क्या देखते हैं, नदियों में जैसे दामोदर घाटी क्षेत्र में या दक्षिण कोयल नदी में, नदियों में अगर की बात करें जहाँ नदियों के बालू में सोना पाया जाता है, तो हम क्या देखते हैं, दामोदर घाटी क्षेत्र, घाटी क्षेत्र या दक्षिणी कोयल नदी के बालू में हम सोने के कण पाते हैं या इसका अल्प मात्रा मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो सोना है, सोना दोनों तरीके से झारखंड में पाया जाता है और सोने के उत्पादन में झारखंड का 8वां स्थान या 6th पोजीशन, यानी झारखंड 6ठा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन। ठीक है, और सोने का जो उत्पादन होता है वहाँ हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान, ठीक है,
हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा का उत्पादन किया जाता है। अब आप जानते ही हैं कि सोने का बहुत सारा यूज है। सबसे पहला कि भाई आभूषण बनाने में इसका यूज किया जाता है, फिर सिक्के बनाने में इसका यूज किया जाता है, कई तरह के औषधि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इस पे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो पूछा जा सकता है वह यही पूछा जा सकता है। हम ये भी देख रहे थे कि रांची का पिठौरिया जो जगह है वहाँ स्थानीय लोगों द्वारा यह सोने पाने की संभावना प्रकट की गई थी। इसके साथ साथ हम रांची के अलावा गढ़वा जो जगह है वहाँ भी सोने के भंडार हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये नदियों में भी मिलता है और कानों में भी। ठीक है, अब आते हैं अगला जो धातु है वो कौन सा है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। अगला धातु अगर हम देखते हैं तो बक्साइट को देख लेते हैं। बक्साइट बेसिकली एक अयस्क है। इस अयस्क से क्या प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इस अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। जो उच्च कोटि का बक्साइट है झारखंड में, वहाँ उससे लगभग 52 से 55% एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है उच्च बक्साइट से। जो झारखंड में पाया जाता है उससे 52 से 55% एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, दूसरा चीज़ हम क्या देख लें कि इस राज्य का अगर उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो दूसरा रैंक है पूरे राज्यों में जहां सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। यहाँ जो कंपनियां एल्युमिनियम का उत्पादन करती हैं, हिंडाल और हिंडाल्को, क्या हिंडाल और हिंडाल्को, दो प्रमुख कंपनियां हैं जो यहाँ के बक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करती है। ठीक है, अगर बक्साइट के भंडारों की चर्चा करें कि कहाँ कहाँ झारखंड में ये भंडार पाए जाते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है लोहरदगा का, फिर रांची के पठार का, फिर गुमला का, प्लेटू ऑफ रांची, पठार का, फिर गुमला का, जहाँ बड़े स्तर या लातेहार भी कह सकते, लातेहार भी है, लेकिन यहाँ उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता। यह भंडार के क्षेत्र हैं जहाँ झारखंड में बक्साइट बड़े स्तर पे पाया जाता है। और मूरी में जो रांची के पास है, यहाँ इसकी बक्साइट की सफाई की जाती है, यानी इससे क्या है एल्युमिनियम निकालने का काम किया जाता है। कहाँ से? मूरी में। आप अगर दिल्ली से रांची ट्रेन के थ्रू जाते हैं तो आपको यह जगह दिखता भी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो राज्य के जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं झारखंड में, वहाँ राजमहल की पहाड़ियों में बड़े स्तर पे यह बक्साइट भंडार होने का यह अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो ये अगला ये भी हो सकता है कि प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि जो प्रमुख भंडार हैं बक्साइट के वो कौन कौन से हैं के बारे में अगर ये नाम दे दें या पूछ दें कि इसमें से कौन सा क्षेत्र है जो बक्साइट के लिए जहाँ बक्साइट का भंडार नहीं है, तो ये नाम दे के इसमें बीच में कोई और एक छोटा सा क्षेत्र का नाम दे देगा। तो आपको ये सारी चीज़ें छोटे छोटे याद रखना है। जो फैक्चुअल सवाल जेपीएससी में पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये एक एक नंबर के जो प्रश्न होते हैं ये पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट।
एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। ठीक है, अगर हम बक्साइट को देखें, इसका बहुत सारा प्रयोग हम देखते हैं। बक्साइट यानी एल्युमिनियम का अगर प्रयोग देखें या यूज देखें तो हम बहुत जगह इसका यूज देखते हैं। जैसे रेल के डिब्बे बनाने में इसका यूज होता है, शिप बनाने में इसका यूज होता है, मिसाइल बनाने में इसका यूज होता है, या अनेक तरह के जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, उसको बनाने में यूज होता है। बहुत सारे घरेलू यूज भी होता है। ठीक है, एल्युमिनियम के बर्तन भी बनाए जाते हैं। और विद्युत सामग्री या हम देखते हैं जो वायर बनाए जाते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम दोनों के वायर बनाए जाते हैं। इस तरीके से इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। बहुत सारे मिश्र धातु भी बनाई जाती है। एक धातु, दो धातु, तीन धातु मिला के एक नई मिश्रित धातु बना ली जाती है, जिसका अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। क्वालिटी के आधार पर इन धातुओं को मिलाया जाता है और एक बेहतर धातु, मिश्रित धातु बनाई जाती है, जिसके बहुत सारे उद्योगों में या बहुत सारे सामान बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। तो बक्साइट यानी एल्युमिनियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम देख भी रहे हैं कि रेल के डिब्बे, आप जानते हैं रेलवे कितना फेमस है हमारे यहाँ यात्रा के लिए, यातायात के लिए, फिर परिवहन में, घरेलू उपयोग में, विद्युत के सामान बनाने में, मिसाइल बनाने में, सब जगह तो ये प्रयोग हो ही रहा है। यानी बक्साइट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह बक्साइट के उत्पादन में झारखंड सेकेंड रैंक पे है। ये आपको मैंने अभी बताया भी है, फिर से बता रहा हूँ, तो प्रश्न बन सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, भूलनी किसी भी हालत में। ठीक है, अगला जो धातु है वो है तांबा। ये तांबा भी जो है वो तांबा या कॉपर, तांबा या कॉपर, ये जो धातु है इस या मेटल है, इसका भी कई तरह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा, ये भी राज्य में झारखंड जो है तांबा के उत्पादन में सेकेंड रैंक पे आता है। पूरे देश में राज्यों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे आता है उत्पादन का। ठीक है, और देखें तो कुल उत्पादन का 26% भंडार जो है झारखंड में ही है। यानी तांबा बड़े स्तर पे यहाँ तांबे जैसे धातु का निर्माण किया जाता है। और सी भूमि जो है यहाँ भी इसकी उपलब्धता के अनुमान लगाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कैसे कैसे। और यह सी भूमि का जो एरिया है, इस एरिया में एक पट्टी है जो कहा जाता है 130 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, 130 किलोमीटर की लंबी पट्टी है जो 17 किलोमीटर चौड़ी है। ये इस पट्टी में बड़े स्तर पे तांबे की उपलब्धता का अनुमान लगाया गया। ठीक है, और यह जो क्षेत्र है वो चक्रधरपुर से लेके सुगरी तक का जो क्षेत्र है 130 किलोमीटर का लंबा लेंथ का और 17 किलोमीटर चौड़ा, यह जो क्षेत्र है जो चक्रधरपुर से सुगरी तक जाता है, इसमें तांबे के अयस्क पाने के अनुमान लगाए गए हैं। इसका खनन झारखंड में आज से ही नहीं बल्कि 1924 से ही इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा 1924 से ही झारखंड में इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, इसका निष्कर्षण किया जा रहा है। ठीक है, और अगर हम देखें तो जो भंडारण वाला क्षेत्र है, तांबे के भंडारण का जो क्षेत्र है झारखंड में, वो बेसिकली कौन कौन से क्षेत्र हैं जो तांबे का भंडारण करते हैं? उसमें हजारीबाग, पलामू, संथाल परगना भंडारण, हजारीबाग, पलामू, संथाल परगना जैसे जो क्षेत्र हैं, यहाँ तांबे के बड़े स्तर पे तार मिलते हैं। और हम जानते भी हैं कि तांबे का भी प्रयोग बड़े स्तर पे होता है। जैसे एल्युमिनियम से धातु के समान विद्युत के तार बनते हैं, वैसे कॉपर से भी विद्युत के तार बनते हैं। जैसे एल्युमिनियम से बर्तन बनते हैं, वैसे कॉपर से भी घरेलू बर्तन बनते हैं। बहुत सारे इससे मिश्रित धातुएं बनती हैं जिसका प्रयोग अलग अलग
उद्योगों में या अलग अलग चीज़ों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यह देख पा रहे हैं कि तांबा भी बक्साइट की तरह बड़े स्तर पे तांबे का भी झारखंड में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और इसका जो भंडारण क्षेत्र है वो हजारीबाग, पलामू, संथाल वाला एरिया है। हमने ये भी बताया कि सी भूमि में भी तांबे की उपलब्धता का अनुमान लगाया गया है। लगभग 130 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो 17 किलोमीटर चौड़ी है, और यह चक्रधरपुर से लेकर उंगरी तक का एक क्षेत्र है जहाँ अनुमान लगाया गया है कि यहाँ बड़े स्तर पे तांबा की पेटी है। ठीक है, बेल्ट है तांबे का, कॉपर का बेल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें झारखंड में जो मूसावानी है, चुरादा है, घाटशिला है, पत्थरगोड़ा है, ठीक है, राखा है, ये सब इसकी खान है, इसके माइंस है। ये सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगला है सीसा। ये जो सीसा है, यह सीसा जो है गैलेना नाम के जो ओर होता है उसी से इसको निकाला जाता है। यह खनिज प्रायः चांदी या जस्ते के साथ पाया जाता है, जो गैलेना नाम के खनिज के रूप में मिलता है। यानी जो सीसा होता है वो या तो चांदी के साथ जुड़ा होता है या जस्ते के खनिज के साथ जुड़ा होता है, और उसका नाम है गैलेना खनिज से इसको निकाला जाता है। गैलेना खनिज जो पत्थर होते हैं उससे इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यह इसकी खासियत क्या होती है? यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका प्रयोग रेल इंजन में, मोटर कार में, बैटरी बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, बिजली का तार बनाने में, सब जगह इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ बैट इसके विद्युत के कुचालक वाली जो विशेषता है, जहाँ इसको प्रयोग करना होता है, इस तरह की चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। लोहा और इस्पात उद्योग में भी, लोहा और इस्पात उद्योग में भी इसका प्रयोग, उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है। ठीक है, खास तौर से जो हजारीबाग का क्षेत्र, वहाँ यह बड़ी मात्रा में भंडार जो है इसके, हजारीबाग का जो क्षेत्र है वहाँ यह बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा पलामू और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में भी यह पाया जाता है। हजारीबाग, पलामू और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट, ये 3 मेन डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ यह बड़े स्तर पे पाया जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, भूलना कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपको जो चीज़ें याद रखनी है इसको धीरे धीरे रोज़ थोड़ा थोड़ा इसके साइड्स को याद रखिएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे याद होती चली जाएंगी। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ तो ये आपको नुकसान करेगा। इस पर कई बार इसके साइड से प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर हम बता ही रहे हैं कि फैक्चुअल सवाल तो ज़्यादातर फैक्चुअल सवाल बनते हैं, कंसेप्चुअल सवाल स्टेट पीसीएस में नहीं बनता है। तो आपको इसी तरीके से इसको याद रखना है। रोज़ अगर 5-5, 10-10 मिनट भी इस चीज़ को रिवाइज करते हैं तो 4-5 दिनों में ये पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। आपको ऐसे ही इसको याद रखना है। अब अगला जो धातु है वो है टीन। ठीक है, टीन का जो अयस्क है, टीन का जो अयस्क है वो है कैसीराइट। कैसीराइट, कैसीराइट अयस्क से टीन धातु प्राप्त की जाती है। इस पे प्रश्न पूछे भी गए हैं कि किस धातु का अयस्क है कैसीराइट, और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें एक टीन भी होता है। तो इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। यह जो धातु है यह बेसिकली आग्नेय चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों या इग्नियस रॉक में यह पाई जाती है। यह रांची में, हजारीबाग में, सी भूमि में, रांची में, हजारीबाग में, सी भूमि में
आदि डिस्ट्रिक्ट में यह धातु टीन जो है यह मिलता है। ठीक है, और संथाल में भी, पलामू में भी मिलता है, लेकिन ये मेन डिस्ट्रिक्ट है। खैर उसको भी लिख लीजिए, नहीं तो पता चला कि पूछ दिया तो। वह संथाल या जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे यह धातु बड़े स्तर पे पाई जाती है, और इस कच्ची धातु जो कैसेराइट है, जो इसका अयस्क है, इससे शुद्धि करके टीन को प्राप्त किया जाता है। टीन का भी बहुत अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है, अलग अलग जगह पे उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने घरेलू बर्तन बहुत सारे आप देखते होंगे कि जो जहाज है या ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, उसके जो छतें भी होती हैं, जो चादरें होती हैं, वो भी टीन की बनी होती है। बहुत सारे टीन के चादर आप कई जगह पे देख सकते हैं, या बहुत सारे औजार बने होते हैं। मिश्र धातु के रूप में भी इसका बड़े स्तर पे प्रयोग होता है। आप लोग फिजिक्स में मिश्र धातु या इस तरह के बहुत सारे देखे होंगे मिश्र धातु, जिसमें टीन से तो मिला के भी कई सारे मिश्र धातु बनाए जाते हैं। ठीक है, तो और ये इस धातु की खासियत ये भी है कि यह काफ़ी कोमल भी होता है, मतलब इसको फोल्ड करना, इसको अलग अलग शेप देना काफ़ी आसान काम। ठीक है, यानी ये हम देख सकते हैं कि किसी मानव के या मानव के डेली लाइफ को जो यूज करने वाली चीज़ें, उसमें टीन का प्रयोग बड़े स्तर पे होता है। ठीक है, डेली लाइफ के यूज में टीन का प्रयोग बड़े स्तर पे होता है, हम यह देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने खास तौर से जो धातु, जो हम खनिज पढ़ रहे थे, खनिज का जो धात्विक पार्ट था उसको हमने देखा, और धात्विक पार्ट में भी लौह खनिज और अलौह खनिज को देखा, जिसमें लौह खनिज में हमने लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट को देखा। अलौह खनिज में हमने सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, बक्साइट, इस सब को देखा। ठीक है, अब अगले क्लास में हम अधात्विक खनिज के बारे में चर्चा करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि अधात्विक खनिज जैसे कि चूना पत्थर, अब्रक, ठीक है, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, ये ग्रेफाइट, ये सारे जो खनिज है जिसमें, ठीक है, ये जो प्रकृतिक में मूल रूप से पाए जाते हैं, और इसमें कोई भी विशिष्ट धातु की प्राप्ति इसमें नहीं होती है, इस अधात्विक खनिज में या नॉन मेटलिक मिनरल्स में। यह प्रकृतिक में अपने मूल रूप में पाए जाते हैं, और इसमें से किसी भी विशिष्ट धातु का प्राप्ति नहीं होता है। ये अधात्विक खनिज हैं, और इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि चूना पत्थर आता है, ठीक है, अभ्रक आता है यानी माइका, फिर डोलोमाइट आता है, एस्बेस्टस आता है, ग्रेफाइट आता है, फिर फायर क्ले या अग्नि मिट्टी आता है, फिर फेल्सपार आता है। इस सब की चर्चा हम अगले क्लास में आप लोग को करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में नॉन मेटेलिक जो खनिज है पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर इससे जुड़ा हुआ कुछ भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपको प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। ठीक है।